हेलो डियर स्टूडेंट्स, कल हमने आपको एक प्रॉब्लम दी थी, शायद आप लोगों ने लगाया हो। किसने किसने लगाया है? आपने? अच्छा, आपने भी लगाया है, ठीक है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए कि आपका आंसर जो आया था वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखिए इसमें क्या है, इसमें आपको 3 स्लिट्स दी गई हैं। स्लिट्स के नाम C, V एंड A है, और A के जस्ट सामने एक पॉइंट P0 है, और ये दिया गया है कि B और A से जाने वाली जो रेज हैं VA माइनस BP0 माइनस AP0 इक्वल टू लैम्डा बाई 3, यानी इनके बीच का पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 3 है। हमें ये बताना है, हेलो डोंट डिस्टर्ब, हमें ये बताना है कि जो ये स्लिट विड्थ है D कितना होगा, अंडर रूट ट्वाइस लैम्डा D बाई 3, अंडर रूट ट्वाइस D लैम्डा बाई 3 होगा। अब देखिए, सपोज कीजिए अगर मान लीजिए केवल यही 2 स्लिट A और B होती तो इनका मैक्सिमा डेफिनेटली, सेंट्रल मैक्सिमा जो है इसके करेस्पॉन्डिंग जो है वो P डैश पर बनता, राइट। और P की पोजीशन क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा से सम डिस्टेंस पर है, और वो डिस्टेंस हमको अकॉर्डिंग टू फिगर साफ दिख रही है, स्पष्ट दिख रही है, क्लियर दिख रही है कि D/2 है, राइट। तो जो रेज यहां से यहां पहुंच रही है, अगर यहां से देखिए ये रेज तो यहां से आई, और इस पॉइंट को अगर हम मिला दें, इस एंगल को अगर हम थीटा सपोज कर लें, तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, D साइन थीटा। पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, D साइन थीटा। और D साइन थीटा कितना है, चूंकि थीटा बहुत छोटा है, चूंकि स्लिट जो है, स्लिट के बीच की डिस्टेंस जो है वो मिलीमीटर के ऑर्डर की होती है, और जो स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस है वो मीटर में होती है। तो डेफिनेटली आप कह सकते हो कि A और B से पहुंचने वाली वेव जो P0 होंगी उनके बीच का अंतर काफ़ी कम होगा। हालांकि चूंकि ये पाथ डिफरेंस हमको लाइट की वेवलेंथ का ऑर्डर का चाहिए, फिर भी हम इसलिए ले रहे हैं कि ये इतना होगा। जाहिर है कि लैम्डा बाई 3 जो है वो स्लिट से स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस की तुलना में नेग्लिजिबल होगा, लेकिन हमें पाथ डिफरेंस चूंकि लाइट के वेवलेंथ का ऑर्डर का ही चाहिए, इसलिए हम इसे ले रहे हैं। अब देखिए यहां से यहां तक जाने पे तो जो पाथ डिफरेंस का जो हमने फार्मूला निकाला था वो क्या निकाला था, D साइन थीटा। अगर थीटा बहुत छोटा हो तो साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा होगा, और विच इन टर्म्स विल इक्वल टू नियरली tan थीटा। यानी D साइन थीटा को हम D tan थीटा भी लिख सकते हैं। किस सिचुएशन में, जब थीटा बहुत छोटा हो, और इस केस में यहां छोटा है क्योंकि स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी काफी बड़ी है, और ये स्लिट विड्थ है और ये है, आपको साफ दिखाई दे रही है। अब हम क्या कर सकते हैं, D tan थीटा कितना दिया गया है, लैम्डा बाई 2, और D tan थीटा देखेंगे तो देखिए हमारे लिए इसमें परपेंडिकुलर कितना है, D/2, और बेस कितना है, कैपिटल D। यानी इन प्लेस ऑफ tan थीटा हम क्या लिख सकते हैं, D/2 अपॉन कैपिटल D इक्वल टू लैम्डा बाई 3, दैट इज D स्क्वायर अपॉन 2D इक्वल टू लैम्डा बाई 3, और D स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस D लैम्डा बाई 3, that is D equals to under root
ट्वाइस डी लेमडा बाई 3, दैट इज फर्स्ट पार्ट आपका प्रूव हो गया। फर्स्ट पार्ट क्या हो गया? प्रूव हो गया। क्लियर है? कोई डाउट? अगर कोई डाउट हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि P0 की डिस्टेंस हमको कहां से लेनी थी? स्लिट ए और स्लिट बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर स्क्रीन पर लोकेटेड पॉइंट जहां पे सेंट्रल मैक्सिमा होगा, सेंट्रल मैक्सिमा से डिस्टेंस के टर्म्स में ही हमने फार्मूले में भी निकाला था। तो हम यही डिस्टेंस P' लेंगे, जहां P' क्या है? P' वो पॉइंट है जहां पर B स्लिट A और स्लिट B के कारण सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा, तो वहां से डिस्टेंस हो गई। तो उसके अनुसार हम जब D साइन थीटा को D tan थीटा में कन्वर्ट करेंगे, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? क्योंकि थीटा बहुत छोटा है। ऐसी सिचुएशन में साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, विच इन टर्म्स विल बी इक्वल टू नियरली tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? D/2/d। इससे हमने ये निकाल लिया। अब सेकेंड पार्ट की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। सेकेंड पार्ट का क्या रहा? सो दैट द इंटेंसिटी एट P, सो दैट इंटेंसिटी एट P, intensity at P0 is 3 times the intensity due to any of the 3 slits। यानी हमें यह प्रूव करना है कि पॉइंट P0 पर जो इंटेंसिटी होगी इन तीनों स्लिटों में से किसी एक स्लिट की इंटेंसिटी की 3 टाइम्स होगी। क्योंकि स्लिट्स आइडेंटिकल हैं, इसलिए तीनों स्लिट्स की जो इंटेंसिटी होगी वो आइडेंटिकल होगी। मान लेते हैं कि वो I है। तो हमें प्रूव करना है कि P0 पर जो इंटेंसिटी होगी वो 3I होगी। इस पे इंटेंसिटी जो होगी वो 3I है। नाउ अब हम कंसीडर कर रहे हैं इसको, वो करो। अब देखिए क्या है, अब हमको P0 पर इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। क्या करना है? P0 पे इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। तो तीनों के कारण हमको देखना पड़ेगा क्या हो जाएगा। ये तो हम देख चुके हैं कि A और B के बीच के कारण, यानी स्लिट A और स्लिट B से, स्लिट A और स्लिट B के पेयर से, यानी पेयर AB से पहुंचने वाली पाथ डिफरेंस जो है वो कितना है? λ/3। तो इसके कारण फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा? del phi ट्वाइस पाई बाई लेमडा इंटू del x AB, यानी ट्वाइस पाई बाई लेमडा इंटू λ/3, दैट इज ट्वाइस पाई बाई 3। यानी A और B से पॉइंट P0 पर पहुंचने वाली लाइट्स के बीच का जो पाथ डिफरेंस होगा वो कितना, सॉरी फेज डिफरेंस कितना होगा? ट्वाइस पाई बाई 3। क्लियर हो गया? अब हम देखेंगे B और C से जो लाइट पहुंच रही हैं इनके बीच का जो पाथ डिफरेंस होगा वो क्या होगा? अब देखिए पॉइंट B है, ये पॉइंट C है। अगर इन दोनों के कारण अगर हम पैटर्न प्राप्त करते, इंटरफेरेंस पैटर्न, तो इनका सेंट्रल मैक्सिमा जो है, मान लीजिए कि P' पर आता। अब हमको P0 की पोजीशन नॉट विद रेस्पेक्ट टू P', अब हमको जब B और C पेयर ले रहे हैं तो P' और P0 के बीच, यानी पेयर BC के लिए जो सेंट्रल मैक्सिमा है वहां से P0 की डिस्टेंस लेंगे। ये डिस्टेंस आपको साफ दिख रहा होगा, क्लियर कट दिख रहा होगा। देखिए ये डिस्टेंस क्या है? D है, और ये डिस्टेंस कितना है? D/2 है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि ये डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा? 3D/2। कितना हो जाएगा? हाँ, तो पाथ डिफरेंस
path difference between rays reaching at P0 due to slits V and slits C will be equal to D tan theta that is D equals to 3D by 2 upon capital D, यानी डेल एक्स बी सी, डेल एक्स बी सी क्या हो जाएगा? थ्राइस डी स्क्वायर बाई 2D, थ्राइस डी स्क्वायर बाई 2D. Now we have to find out phase difference. We have to find out phase difference between the rays or waves reaching from B and C at P0. Twice pi by lambda into del x Vc. That is twice pi by lambda. del x क्या हो जाएगा? 3D स्क्वायर अपॉन 2D. अब देखिए डी स्क्वायर की वैल्यू यहां पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो फर्स्ट पार्ट में हमने निकाला था. फर्स्ट पार्ट में डी स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला था? 3 पाई लैम्डा बाई डी, और डी स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों ने निकाला था डी लैम्डा बाई ट्वाइस डी लैम्डा बाई 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल डी से कैपिटल डी कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा. पाथ डिफरेंस कितना आ गया? 2 पाई. 2 पाई का मतलब क्या हुआ? 2 पाई का सीधा मतलब होता है कि बी और सी से पहुंचने वाली रेज P0 पर रेनफोर्स कर रही हैं. क्या कर रही हैं? रेनफोर्स कर रही हैं, राइट. अब ये रेज जो वहां पर पहुंच रही हैं वहां पे क्या कर रही हैं? रेनफोर्स कर रही हैं. क्लियर है कि नहीं है? तो जब रेनफोर्स करेंगी तो उसके कारण हम इंटेंसिटी वहां पर निकाल सकते हैं. इंटेंसिटी कितनी आएगी? इंटेंसिटी कितनी आएगी बताइए? सी और बी, हाँ देखिए, तो अब हम लोग ये जान चुके हैं कि बी और सी से जो रेज आएंगे नियरली पैरेलल आएंगी, क्योंकि उनके बीच का एंगल 2 पाई है. तो हम और जो ए से पहुंचने वाली रेज है वो तो डायरेक्ट आएगी. ए और बी के बीच के रेज का जो एंगल है 2 पाई बाई 3 है, तो जाहिर है ए और सी के बीच का भी क्या आ जाएगा? 2 पाई बाई 3 ही आ जाएगा. यानी यूं कह सकते हैं, मान लीजिए ए से पहुंचने वाली P0 पर जो रेज होगी वो जो है, अगर उसका एम्पलीट्यूड ए है और V और C से जो रेज आ रही हैं उनके बीच का रेज जो है वो कितना है? वो दोनों का ए एम्पलीट्यूड है, राइट, और दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, ठीक. और ए से आने वाली रेज से कितना एंगल बना रही हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम? 2 पाई बाई 3. तो ए और ए जो कि सेम ही डायरेक्शन में है, तो इनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? क्योंकि बी और सी से आने वाली रेज जो होंगी उनका क्या है?
उन दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है, ए है। तो जाहिर इनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ए आर बी सी, यानी बी और सी से जो रेज आ रही उनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए स्क्वायर कास स्क्वायर 2 पाई, दैट इज 2a। रिजल्टेंट यानी बी और सी से जो P0 पर पहुंच रही है रेज, उनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, 2a। अब हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास दो रेज हैं, एक डायरेक्टली P0 पे पहुंच रही है जिसका एम्पलीट्यूड a है, और दूसरी रेज जो इससे 2π/3 का एंगल बना रही हैं उसका एम्पलीट्यूड कितना है, 2a है। अब इनके बीच में इंटरेक्शन होगा, सुपरपोजिशन होगा। हमने ये एंगल 2π/3 क्यों ले लिया है, क्योंकि अब हम प्रूव कर चुके हैं B और C से आने वाली रेज वो पैरेलल है, उनके बीच का एंगल 2π है, इसके मतलब वो पैरेलल है। और पहले हम निकाल चुके हैं कि B और A के बीच में जो एंगल आ रहा है, जो फेज डिफरेंस आ रहा है, वो कितने का आ रहा है, 2π/3 का। तो स्पष्ट है कि जब B का A से 2π/3 है तो C चूंकि उसी के पैरेलल है इसलिए उससे भी 2π/3, और B और C का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमने 2a निकाल लिया है। अब हम नेट एम्पलीट्यूड निकालेंगे ड्यू टू ऑल दीज 3 वेव्स, और उसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, A और टोटल क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस ARBC होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस A इंटू ARBC कास 2π/3। अगर इनकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करें तो क्या मिलेगा, A स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू कितनी थी, 2a, 4a स्क्वायर प्लस ट्वाइस A इंटू 2a, इसकी वैल्यू हो जाएगी -1/2, इससे कैंसिल होगा। यानी इसको सॉल्व करने पर हमको 3a स्क्वायर मिलेगा, यानी √3a मिलेगा। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना मिल गया, √3a। हेंस मैक्स इंटेंसिटी एट P ड्यू टू ऑल दीज 3 वेव्स एट P0 एट I रिजल्टेंट एट P0 क्या हो जाएगा, देखिए सिंगल वेव के कारण KA स्क्वायर होगा, और इसके कारण क्या हो जाएगा, K इंटू √3a स्क्वायर, या K इक्वल्स टू थ्राइस A स्क्वायर, यानी थ्राइस KA स्क्वायर, बट इट इज इंडिविजुअल इंटेंसिटी, हेंस प्रूव्ड। कहीं कोई दिक्कत है, एकदम क्लियर समझ में आ गया सबके। अब देखिए आपके सामने एक दूसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में P1 और P2 दो ट्रांसपेरेंट प्लेट्स हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, P1 और P2 दो ट्रांसपेरेंट प्लेट्स हैं जिनकी थिकनेस सेम है, और वो थिकनेस है 20 माइक्रोमीटर। फर्स्ट प्लेट यानी P1 की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है, सेकंड की 1.5 है। फर्स्ट प्लेट 25% लाइट को ट्रांसमिट करती है, और P2 अपने से होकर जाने पर जो लाइट निकलती है उसको 50% ट्रांसमिट करती है। जब ये प्लेट्स स्लिट के सामने नहीं थी, जब ये स्लिट्स प्लेट के सामने नहीं थी, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी 4I आ रही थी। मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी आ रही थी, 4I।
हमें O पर इंटेंसिटी निकालना है। O क्या है? सेंट्रल मैक्सिमा है। O पे इंटेंसिटी निकालना है कब? जब दोनों स्लिट्स के सामने S1 के सामने P1, S2 के सामने P2 रख दिया जाता है और जो लाइट की वेवलेंथ यूज की गई है, जो लाइट यूज की गई है जिसका वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम है, तो इसका हमको निकालना पड़ेगा कि इंटेंसिटी इफेक्टिव क्या आएगी, राइट। अब जरा देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये रहा हमारे पास एक स्क्रीन और ये रहा हमारा स्लिट। ये स्लिट हमारा S1 है और ये स्लिट S2 है और ये पॉइंट वो है जो S1 S2 को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर लाइन पर है और स्क्रीन पर है। जाहिर है कि S1 और S2 से पहुंचने वाली रेज यहां पर सेम फेज में मिलेंगी, क्योंकि इनिशियली पाथ डिफरेंस में फेज डिफरेंस भी इनका सेम था, 0 था, और यहां पर पहुंचेंगी तो पाथ डिफरेंस सेम होने की वजह से कोई एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस नहीं आएगा और उस समय इंटेंसिटी हमको 4i दे रहा है। लेकिन अब क्या किया जाता है, इसके सामने एक प्लेट P1 लगा दी जाती है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना रहता है 1.6 और इसके सामने एक दूसरी प्लेट P2 इंट्रोड्यूस की जाती है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है μ2 होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर T थिकनेस की कोई भी प्लेट अगर हम इंट्रोड्यूस करते हैं किसी स्लिट के सामने, तो जो पाथ डिफरेंस डेवलप आता है, वो पाथ जो एक्स्ट्रा इंक्रीज कर जा रहा है वो कितना होता है μ - 1 × T। अब इस हिसाब से अगर हम देखें तो फर्स्ट प्लेट से जो यानी S1 से जो रे पहुंचेगी इस प्लेट को रखने के बाद उसमें एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट इन पाथ कितना हो जाएगा, यानी पाथ इफेक्टिव पाथ कितना हो जाएगा, S1 O तो होगा ही जो पहले था, μ1 - 1 × T का एक्स्ट्रा हो गया, यानी लेंथ ऑफ पाथ S1O इफेक्टिव ये हो जाएगा। S2O इफेक्टिव कितना हो जाएगा प्लेट रखने के बाद, S2O जो पहले था वो तो होगा ही, एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट पाथ में हो जाएगा μ2 - 1 × T, राइट। अब हमको पाथ डिफरेंस S1 से O का निकालना है जबकि इनके बीच में प्लेटें रखी जा चुकी हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, S1O इफेक्टिव माइनस S2O इफेक्टिव। अब देखिए S1O और S2O चूंकि इक्वल थे, इनको हम लिखने नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं लिखने जा रहे हैं, हमको पता है कि S1O और S2O इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि ये मैक्सिमम इंटेंसिटी इस सेंटर पे पैदा कर रहे हैं, इसके मतलब यही कारण रहा होगा कि इनका पाथ डिफरेंस 0 रहा है। वैसे भी है सेंट्रल मैक्सिमा है तो वहां पर पाथ डिफरेंस 0 ही होगा। तो S1O और S2O न्यूमेरिकली बराबर होंगे, तो जब हम इसमें से इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो S1 और S2 आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। नेट पाथ डिफरेंस जो हमारा आएगा वो आएगा μ1 - μ2 × T। अब इस पाथ डिफरेंस के कारण फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा, इस पाथ डिफरेंस की वजह से फेज डिफरेंस कितना आएगा, इट विल लीड टू द फेज डिफरेंस कितना, ट्वाइस पाई बाई लेमडा इंटू डेल एक्स या डेल पी, यानी डेल पी की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे μ1 - μ2 × T। अब सब कुछ आपको पता है, ट्वाइस पाई है, लेमडा कितना है 4 × 10⁻⁷ इफ यू कन्वर्ट इट इनटू मीटर,
lambda is given in angstrom. If you convert into meter, it will be equal to 4 into 10 to power minus 7. μ1 1.6, μ2 1.5 और t कितना हो गया? t दिया है 20 माइक्रोमीटर, दैट इज 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 मीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 पाई 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 0.1 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 दैट इज 2 पाई इंटू 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 अपॉन 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 10 टू पावर माइनस 1 4 कैंसिल, इट्स इक्वल टू 10 पाई। फेज डिफरेंस आ गया बिटवीन द रेज रीचिंग फ्रॉम S1 and S2 respectively at O when plates P1 and P2 are introduced between the rays approaching at O from S1 and S2 respectively. Now we have to find out intensity. हमें फेज डिफरेंस मालूम हो गया। S1 से जो स्लिट को पार कर कर निकलने वाली रेज I1 कितना है? अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम इट इज 7.5, इट इज 0.75 आई है। और यहां से निकलने वाली लाइट कितनी है? 0.5 आई। और एक और चीज हमें चाहिए डेल फाई, वो दिया है 10 पाई। नाउ वी कैन यूटिलाइज द फॉर्मूला I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस ट्वाइस अंडर रूट I1 I2 cos phi in order to get effective intensity at O when plates P1 and P2 introduced in front of S1 and S2। आप S1 की देखिए, I1 की वैल्यू आपको मालूम है 0.75, I2 की वैल्यू आपको मालूम है 0.5i एंड cos phi is also known, cos del phi is also known, that is 10 pi। आप इसमें वैल्यू रख दें और आपको आंसर मिल जाएगा। अब एक प्रॉब्लम आप लोग होमवर्क के लिए ले लीजिए। एक प्रॉब्लम आपको होमवर्क के लिए दे दिया जाता है, इसको लगा के आइएगा। अगर नहीं होगा तो फिर आपसे डिस्कस किया जाएगा। ओके, आप प्रॉब्लम अभी आपको देने जा रहे हैं। आपको प्रॉब्लम हाँ बच्चों, आप लोगों के लिए एक ये होमवर्क है, इसको आप करके आइएगा। ये आपके लिए कल होमवर्क है, क्लियर? इसको आपको करना है।